सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे ईरान की सिचुएशन में, जहां पर हम देख रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मुजाहरे 31 में से 25 सूबों तक फैल चुके हैं। दारुल हुकूमत तेहरान की अगर हम बात करते हैं, वो भी बदअमनी की लपेट में है। तेहरान में मुजाहरे के दौरान चाकू के वार से एक पुलिस अफसर जान की बाजी हार गया, जबकि मुतादिद इमारतों को आग लगा दी गई। यज़द में पुलिस गाड़ियाँ और शाजंद में गवर्नर ऑफिस की इमारत नजर आतिश कर दी गई। एहतजाज में तेज़ी के साथ अमरीकी रहनुमाओं की जानिब से बयानात का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है। माइक पोम्पियो ने ईरानी अवाम की हिमायत का ऐलान किया है, तो रज़ा पहलवी ने कहा कि ईरानी अवाम अपनी आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप रजीम चेंज का खदशा जाहिर करते हुए खबरदार वो ये कर रहे हैं कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से भी ये बयान सामने आ चुका है। जवाब दिया गया है अमरीकी सदर को कि ये उनका अंदरूनी मामला है, ईरान में जो होने वाले मुजाहरे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मुजाहिरीन को कहा है कि जिस तरीके से वो मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं और जो सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है, वो अमरीकी सदर की जानिब से उनकी एमा पर की गई है। अब इस तरह के मामलात आना और साथ ही साथ वहाँ से परेशान कुन खबरों का आना, ये क्या बन रहे हैं, इस पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो 31 में से 25 सूबों तक हम देख रहे हैं मुजाहरे फैल जाना। ये सिचुएशन बेसिकली हालात वैसे बने क्यों, वहाँ पर मामला चल क्या रहे हैं और ज़िम्मेदार कौन है वहाँ पे? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चूँकि हम देख रहे थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पिछले महीने होना, उसके बाद यह सारी सिचुएशन ईरान में बनना, तो ये भी कहा जा रहा है कि मोसाद के एजेंट वहाँ पर बड़े एक्टिव हैं, जो इन प्रोटेस्ट को हम देख रहे हैं कि इस तरीके के मामलात वहाँ पे वायलेंट होते चले जा रहे हैं। सो आप समझते हैं कि कुछ ऐसे मामलात भी हैं? देखिए, हमने इसमें कोई शक नहीं है, मोसाद और CIA की इन्वॉल्वमेंट तो एक मुद्दत से वहाँ पे है। इसके अलावा और जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं दुनिया की ईरान के ख़िलाफ़, वो तो ऑपरेट करती रहती हैं और कोई मौका नहीं जाने देती। लेकिन इस वक्त मुश्किल सवाल इस वक्त ये है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत है, क्लर्जी इस्टेब्लिशमेंट है, वो कहाँ खड़ी है। लेकिन 100 से ज़्यादा शहरों में 31 सूबे हैं, 25 से ज़्यादा अपना क्या कहते हैं प्रोविंसेस में आग लगी हुई है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कंट्री वाइड इंटरनेट का भी शट डाउन किया हुआ उन्होंने। अब ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, जो आप सवाल पूछ रही हैं, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी देखें, मुझे याद है कि 2008 में भी इस तरह के शदीद मुजाहरे हुए थे और 2022 में भी हुए थे। लेकिन ये जो मुजाहरे 2026 के शुरू में हमने हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा खौफनाक है। अभी देखें जिस तरीके से सड़कों में जाके और इमारत को आग लगाना, मशहद में गवर्नर हाउस को आग लगा देना, और लोग जो हैं जिस तरह बिखरे हुए हैं, जो नारे लगा रहे हैं। अभी देखने ये एक बिगेस्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना अपोजिशन ने अपना दिखाया अगेंस्ट दी क्लर्जी इस्टेब्लिशमेंट। अब तंग आके तो वैसे तो कहते हैं कि इतना ब्रूटल रेप्रेशन किसी ने दुनिया में नहीं देखा जो वहाँ पे यहाँ हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, अपनी आवाज़ लोगों की आवाज़ दबाने के लिए वो किसी भी सतह पे जाते हैं। अभी ये जो मसूद प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे ईरान के, उन्होंने बड़ी कोशिश की है। इससे पहले जितने प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने कोशिश किया है। कहा जाता है कि थोड़े से ब्रॉड माइंडेड पीपल हैं, मोतदिल हैं, और वो नहीं चाहते कि इस तरह रिप्रेशन हो। अभी परसों की बात है गालिबन के इन्होंने अपने खमनाई साहब ने, जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने हुकूमत को कहा है कि कोई आप लोगों को राज़ी करने के लिए कोई बातचीत का रास्ता निकाले। लेकिन हम ना देखें, बातचीत का रास्ता इसलिए नहीं निकलेगा कि अब लोगों के ग्रीवेंसेस जो है ना, ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, उसने लोगों को मार दिया लेके। ऑब्वियसली 40% सिर्फ एक अमरीकी एमा पर तो नहीं, इतने बड़े लेवल पे हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो, इतनी आवाम निकल आए कि हम देख रहे हैं कि 25 सूबे जो हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जी हम ना देखें, लोगों के पास अब सूरत हाल पैदा ऐसी होगी कि लोग कहते हैं तीसरा बड़ा मुल्क है ईरान, जो है ना तेल पैदा करने वाला। ठीक है, सैंक्शन है 40 साल से अपना तेल जिसको कहते हैं स्मगल करके और आधी कीमत पर तेल बेच रहा है, कभी चाइना को, कभी ईरान को, कभी फिर भी सैंक्शन लग रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि थोड़ा सा आप माहौल को बेहतर तो करें ना। अब लोगों ने क्यों कहना शुरू कर दिया कि जी डेथ विद सुप्रीम लीडर, और वो रज़ा शाह पहलवी जो है अपना शाह ईरान का बेटा, वो इतना एक्टिव हो गया, उसके हक़ में इतनी आवाज़ें उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही ना, जिसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है। माइक पोम्पियो जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ट्रंप साहब के,
पहले दौर में थे, उन्होंने तो एक लाइन दे दी है अमरीकियों को, अमरीकी सदर को कि जी इंटरवीन करें। देखिए एक अरसे से अमेरिका चाह रहा है कि रजीम चेंज करना, नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से आपने देखा ये अब 15-16 साल के बाद यहाँ पर रजीम चेंज किया वेनेजुएला ने, नोरेगा के बाद 1989 में जो हुआ था। अभी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ जो बिगड़ रही है, बदल रही है, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि जी खाने पीने के लिए नहीं है। ऊपर से आमना जो फौरी तौर पे नहीं चंद हफ्तों से हो रहा है कि पानी की शदीद कमी हो गई है और एनर्जी की बहुत, बिजली और गैस जो है लोगों को नहीं मिल रही। तो हाँ, अब सवाल ये है कि हुकूमत के पास देने के लिए मुजाहिरीन को क्या है। देखिए हमने, मुझे नहीं लगता मुजाहिरीन अब शॉर्ट ऑफ रिमूविंग दिस गवर्नमेंट वही रुकेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते अलहदा बात है, कितना और रिप्रेशन करेंगे, कितना सख्ती करेंगे। अब यह है कि दुनिया में भी बदनामी हो रही है, मीडिया भी चिल्ला रहा है वहाँ पे जो छोटा मोटा है, और जो बाहर का मीडिया वो बातें कर रहा है। अब सवाल ये है कि इन्होंने रीच आउट मुजाहिरीन को किया कि नहीं किया। अब वो कह तो देते हैं कि जी बाहर से साजिश हो रही है, भाई बाहर वाले तो आपके ख़िलाफ़ साजिश करेंगे, आपके ओपन दुश्मन हैं, चाहे अमेरिकन हैं चाहे जूश हैं, और ज़ाहिर है उनका तो आपने देखा कि जब ईरान के साथ लड़ाई हुई थी तो पता चला था कि जी बाकायदा जिसको कहते हैं मोसाद का एक हेडक्वार्टर वहाँ मौजूद था जो ऑपरेट करता था वहाँ से। बाद में उनको समझ आई, इवन इंडियन जो है ना उनको भी ये पता चला है कि हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने अब पहली दफ़ा समझ आई। ईरानियों को तो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपने देखा जंग के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए उनके हाई लेवल के लोग पाकिस्तान आए थे। अब सवाल ये है कि जी ये कैसे रुकेगा। देखें आम आदमी की तकलीफ़ें जब बहुत बढ़ जाती हैं तो जब वो सड़कों पे आना शुरू कर देते हैं, उनको जब तक लॉलीपॉप दे के तो बात नहीं बनेगी, जब तक कि कोई टेंजेबल को फ़ायदा नहीं देंगे। आप महंगाई को कम करने के लिए कोई तरीका नहीं अडॉप्ट करेंगे, अपनी करेंसी जो दिन ब दिन नीचे जा रही है और इकोनॉमिक कंडीशन वर्स से वर्स हो रही है, नहीं ठीक करेंगे तो बात नहीं बनेगी। देखें ना, इतना अर्सा तो आपने गुजारा कर लिया, अब बड़ा मुश्किल हो गया। इसी लोग कहते हैं कि कोई कंप्रोमाइजिंग फार्मूला होना चाहिए, चाहे अमेरिकन है, यूरोपियन यूनियन है, बाकी ममालिक है। बड़ी मुश्किल से रो पीट के आपने देखा सऊदी अरब। वैसे एहतशाम साहब आपका तज़किया क्या कहते हैं, ये जो जिस पॉइंट तक मामला पहुंच चुके हैं वहाँ से आपको रजीम चेंज ही दिखाई दे रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, सो पाकिस्तान में अगर ईरान में अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान पर इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए कुछ लोगों ने तो पैरेलल ड्रा करने की कोशिश किया, नेपाल वाला जनजी वाला मामला जो है ना, जनरेशन जी वाला मामला, शायद वो उस तरह तो नहीं इफेक्टिवली यहाँ काम करेगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि जितनी तेज़ी के साथ नौजवान सड़कों पे निकल के आ रहे हैं, अब तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आमना शामिल हो गए हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, अब वो भी शामिल हो गए हैं। इससे लोगों को डर लग रहा है कि देखें जहाँ स्टूडेंट अभी बांग्लादेश में स्टूडेंट हैं इनकलाब लेके आए, नेपाल में भी आपने ये सूरत हाल देखी और यहाँ पे भी तेज़ी के साथ बन रही है। मेरा ख्याल है कि अब फौरी तौर पे तो एक तो यह है कि मुजाहिरीन को रोकने के लिए मारपीट का तरीक़ाकार उसको रोका जाए, फिर ख़वातीन को जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादती होती है, वो जुल्म ज़्यादती होती है, कपड़े पहनने पे ये पहनो ये ना पहनो। अभी आपने देखा रुमैसा जो लड़की थी 18 साल की लड़की, उसको जेल में थाने में मार दिया था इसलिए कि उसका लिबास ऐसा नहीं था। तो मेरा ख्याल है जो वो उनके मुताबिक कि वो इस्लामी नहीं था, तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी बहुत तो इनको शहरी आज़ादी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक जी। एहतशाम साहब आपका तज़किया है इस हवाले से। अहमद हसन अल अरबी इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर टाइम। अहमद, ये जो सारी सिचुएशन ईरान में हम देख रहे हैं, ये इस सारी बिगाड़ की एक तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, दूसरा ये कि आपको हालात किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमरीका जिस तरीके से बयानात वहाँ से सामने आ रहे हैं और सदर ट्रंप की जानिब से ये कह देना आज की स्टेटमेंट के उन पर कोई इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता। वेनेजुएला की सिचुएशन भी हमारे सामने है। सो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान में भी कोई ऐसी सूरत हाल बन जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हमें इसको अगर आप बिल्कुल कोल्ड एनालिसिस इस सिचुएशन का करें, जाहिर है हमारे जज्बात जो हैं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है ईरान एक मुसलमान मुल्क है और उसके साथ, लेकिन अगर आप इसको कोल्डली देखें जो ईरान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो वेनेजुएला में हुआ है मडूरो वाला, उसमें आप जिस तरीके से उसको लेके गए हैं अमेरिकन, उसका आप क्लियरली देख सकते हैं कि वहां पे अमेरिका अपना जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है यानी क्लोज टू होम, वो अपनी पावर को असर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ आप अगर ये देखें कि दुनिया यूनिपोलैरिटी से इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरेंजमेंट है, क्योंकि अभी जो कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जिसमें अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट कर ली है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज की भी थी। सो जिसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि आप अगर ग्लोबलिस्ट एजेंडा के खिलाफ जाके आप नेशनलिस्ट एजेंडा के ऊपर इन सारी ऑर्गेनाइजेशन से
पुल आउट कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज वाली से तो ना करते। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट इस वक्त जो लोग इख्तिदार में है वो एक बहुत क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि अमेरिका जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा था, जो पिछले 20, 25, 30 साल से अमेरिका के अंदर इम्प्लीमेंटेड था, जिससे अमेरिका जो है पूरी दुनिया के अंदर अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा था, अमेरिका वहां से पुल आउट कर रहा है। उसी तरह अमेरिका को पुल आउट करने के लिए भी एक इक्वेशन चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर। अगर अमेरिका चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज को मिडिल ईस्ट से निकाले तो देयर विल बी वैक्यूम, और अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि वो वैक्यूम को ईरान या रशिया फिल करें। अमेरिका की कोशिश ये है कि उस वैक्यूम को इसराइल फिल करे, लेकिन इसराइल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अमेरिका के बिहाफ पे मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी गारंटीज या इस तरह का कोई अरेंजमेंट लेके आ सके। सो सारे कॉन्टेक्स्ट में ईरान के अंदर इसराइल की कोशिश ये थी, आपने देखा जब नेतन्याहू मिला है डोनाल्ड ट्रंप को तो उससे पहले एक बाकायदा तौर पे इसराइली मीडिया ने कैंपेन बिल्ड की थी कि जो राइजिंग लाइन 2.0 है वो करने लगे हैं, लेकिन अमेरिका ने उसको रेजिस्ट किया। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट अभी ईरान के अंदर हो रहे हैं वो एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके साथ इट सीम्स कि अमेरिका भी कंफर्टेबल है और इसराइल भी कंफर्टेबल है, क्योंकि रिजीम चेंज करना इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बहुत अरसे से, और वो ओपनली इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या रिजीम चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ईरान के अंदर पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बताइएगा, सबका एक ही मकसद एक चीज बताइएगा रिजीम चेंज के हवाले से अभी देख रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट के थ्रू अमेरिकन तो चाहते हैं, इजराइल भी चाहता है। अहमद, रिजीम चेंज तो बहुत अरसे से पीछे लगे हुए हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में जीसीसी कंट्री लेड बाई सऊदी अरब ये भी चाहते थे रिजीम चेंज। अब सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बड़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गए, उनके यूएई वालों के भी साथ बेहतर हैं, कतर से तो पहले उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इनको तो नहीं दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी जीसीसी ममालिक को रिजीम चेंज के लिए, या अमेरिकन अपने तौर पर कोई गेम करेंगे? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये रिजीम चेंज का तो बड़ा ज्यादा इनका ऑब्जेक्टिव रहा हुआ है, लेकिन अभी जैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया है कि इनके जो अरेंजमेंट इस वक्त बन रहा है, इसराइल एक ऐसा थ्रेट है जिसको बहुत सारे ममालिक जो अरब कंट्रीज हैं वो परसीव कर रहे हैं एज अ कॉमन थ्रेट। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। ईरान भी उसको एज अ कॉमन थ्रेट ट्रीट कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कॉमन थ्रेट ट्रीट कर रहा है, कतर भी उसको एज अ थ्रेट ट्रीट कर रहा है। तो उस थ्रेट के खिलाफ सारे इकट्ठे हैं, लेकिन एक फैक्ट हम सारों को ये फैक्चुअल चीज है जिसपे हमारी एक कंसेंसस होना चाहिए कि ईरान के अंदर आपको इसराइल के बहुत ज्यादा एजेंट्स और बहुत ज्यादा एसेट्स मिलेंगे, और मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोटेस्ट आज तक नहीं हुआ कि जिसके अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ना हो। सो जो इनको खतरा है वो मेरा नहीं ख्याल कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं, ये सऊदी अरेबिया या कतर या इनका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे रजीम चेंज के लिए। इनको खतरा इसराइल से ही है। अमेरिका की भी शायद ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस बेस्ड इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो इरानियन प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन इसराइल की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही है। और ये सिचुएशन आपको जो सिचुएशन बनी है ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है जो अब ईरान में हालात बन चुके हैं? देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले 5 से 10 साल के अंदर अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा वायलेंट हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन एक तारीख है कि वो बड़े प्रोटेस्ट के बावजूद अपना जो उनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो उनकी गवर्नेंस रिलेटेड या गवर्नमेंट रिलेटेड जो जिसको आप रेजिम चेंज कहते हैं, उन्होंने उसको रेजिस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट के बाद भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि ईरान विल कम आउट ऑफ इट एज जिस फॉर्म में वो गए थे उसी फॉर्म में वो वापस आएंगे। रेजिम चेंज जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन ये अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि वॉलेटाइल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के अंदर। रात को सिचुएशन कुछ होती है, अगले दिन कुछ और हो जाती है, तो वक्त बताएगा कि आगे किस तरफ चीजें जा रही हैं। खवातीन बहुत ज्यादा अपना जो परेशान है वहाँ पे, तो एक नारा लगा हुआ है कि खवातीन कहती हैं हमारे ख्वाब अहमद छीन लिए गए, अवर ड्रीम्स हैव बीन स्टोलन। तो आपको क्या लगता है कि ये खवातीन का भी एक आपने देखा कि बहुत ज्यादा एक प्रेशर होगा, बाकी लोग तो है मैदान में? जी जी जी, अच्छा हम सब देखें, बाकी सारा जो खवातीन के मुतालिक अभी जो खवातीन से रिलेटेड जो मूवमेंट्स पिछले 5-10 सालों में ईरान में चली हैं वो भी सबके सामने हैं। उसमें खवातीन के कुछ जेन्युइन मसाइल हैं। कौन सा ऐसा मुल्क होता है कि जिसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन उसके बाद साथ साथ कुछ ऐसी पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट हुआ अब से 2 साल पहले, उसमें वो जिन खातून के बेस के ऊपर सारा प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। तो ये फॉल्ट लाइन्स ईरान के अंदर मौजूद हैं और इन्हीं फॉल्ट लाइन्स को ही फिर दुश्मन एक्सप्लॉइट करते हैं। जो बात आपने की वो बिल्कुल ठीक है कि वो जो ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी इवन ये बयान दिया है बाकायदा तौर के ऊपर, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव बयान के तौर पे उसको ट्रीट किया जा रहा है कि एक सख्ती एक हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया ईरानियन प्रेसिडेंट ने कि जो पॉलिसीज हैं वो मिलजुल के बनानी चाहिए और एक हद से ज्यादा सख्ती हो तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो आई थिंक जो अप्रोच है ईरानियन गवर्नमेंट की, स्पेशली प्रेसिडेंट की, आई थिंक वो पैसिफाई कर रहे हैं चीजों को और एक एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ चीजें आई होप कि चली जाएं। राइट, थैंक यू सो मच अहमद
अहमद हसन अलवी हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में कौमी शाहराह N25 और 5 दानिश स्कूल्स का संग बुनियाद रखते हुए तरक्याती अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी, माशी और तरक्याती चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाक और सूबे को मिलकर आगे बढ़ना होगा। सूबाई हुकूमत के मुताबिक गुज़श्ता बरस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 940 वाक़यात पेश आए, जिनमें 727 सिविलियन और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने अमन व अमान की बहाली के लिए 58,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए, जिनमें 784 दहशतगर्द मारे गए। अब सिक्योरिटी की दोनों महाजों पर इक़दामात के हवाले से बातचीत तो होती है, लेकिन उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें जो हैं वो दूर करने में अभी तक गवर्नमेंट नाकाम है, और इस बार हमें कितना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए? एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या आप समझते हैं कि जो सारी सिचुएशन अभी हम बलूचिस्तान में देखते हैं, ग्रीवेंसेस क्या दूर नहीं हो पाए? कहाँ पर गैप्स हैं? और आप क्या समझते हैं कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसमें रिक्रूटमेंट का सिलसिला भी जारी रहता है, भर्तियां चलती रहती हैं। ऐसा क्या किया जाए ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इन मामलात से दूर रखा जाए और उनके ग्रीवेंसेस दूर किए जाएं? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे वहाँ पे? देखिए, हम ना ग्रीवेंसेस की जो आप बात कर रही हैं, एक बात तो अपनी जगह बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आती है। एक आज से नहीं, बहुत अरसे से, मुद्दतों से नज़र आ रही है कि कुछ जिस तरीके से नेगलेक्ट हम देखते हैं बलूचिस्तान में, बावजूद इस बात के कि स्ट्रेटजिकली इतना इम्पोर्टेंट ये सूबा है हमारे लिए, इतना बड़ा सूबा है, इसकी कहते हैं कि 50 मुल्क इसमें से निकल सकते हैं, जो है ना इतना बड़ा है। अब देखें, यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा मसला हमना वो वीक गवर्नेंस का है। ये आज से नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सियासी हुकूमत मुस्तहकम हुकूमत बनती नहीं है, कुछ अरसे के लिए होती है, फिर कोई और आ जाता है बीच में। अभी पिछले दिनों मौजूदा सरफराज भुट्टी को बदलने की बातें हो रही थी अगर से पीपल्स पार्टी के, फिर मामला रुक गया। फिर नीचे से कुछ लोग कहते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, फिर मामला रुक जाता है। तो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सिक्योरिटी इदारों की भी इन्वॉल्वमेंट है। हुकूमत जिस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए वो नहीं कर रही होती, जिस तरह हुकूमत को बलूचिस्तान की हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए वो नहीं कर पाती। बावजूद इस बात के हम ना कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा गुर्बत वहाँ पे है, मसाइल मुश्किलात वहाँ पे। देखिए, ट्रेड की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, एनर्जी है, फिर गैस पाइपलाइन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है ऑयल पाइपलाइन है कि जिसको बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या बाहर की कंपनियाँ एक मुद्दत से आती हैं चली जाती हैं सिक्योरिटी की वजह से। चाइनीज़ आप देख लें, वहाँ जिस तरीके से आना चाहते हैं वो नहीं आ रहे, आए भी हैं तो वो गिला करते हैं अपनी सिक्योरिटी का। अच्छी बात हुई पिछले दिनों, अभी ये जो आपने देखा, जो हमने देखा डायलॉग हुआ है अपना स्ट्रेटेजिक डायलॉग, वहाँ पे बीजिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे, सागदार साहब, और फिर यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मुलाकातें बातें हुई तो इन्होंने श्योर किया कि ये बाकायदा अगरचे एक डिवीजन पहले रखा हुआ है जो इनकी सिक्योरिटी के मज़ीद सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सेकंड फेज़ जितना इफेक्टिवली CPAC का आमना शुरू होना है वो नहीं हो पा रहा। लेकिन ना सड़कें तो बन गई हैं, आप देख लें बड़ी हद तक रोड भी बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी हद तक बेहतर हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि जो आप सवाल पूछ रही हैं कि आम आदमी के लिए क्या होगा, उसमें यही है कि जो रोज़ बात होती है 9 इकोनॉमिक जोन बनने हैं, वो नहीं बन पा रहे, वो उधर भी बनने हैं वहाँ पे। अब सवाल ये है कि एक तो है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना, हम देखते हैं सारी सियासी जमातें वहाँ पे आए दिन हम देखते हैं कभी भी मिलके इस लिहाज से नहीं बैठती कि भाई ये पसमानदा सूबा है, इसकी तरक्की के लिए हमें मुश्तरका जद्दोजहद करनी है, काम करना है। और फिर आप देख लें माज़रत के साथ बड़ा ओकेजनली हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई और बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं। अव्वल तो ये है कि चलें ये तो अच्छे हालात में गए, नॉर्मली तो हमने यही देखा कि प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त जाते हैं जब बड़ा दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल है एक तो तवातर के साथ जाना, इसके मुकाबले में सिक्योरिटी एजेंसी, अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, वो तो रेगुलर जाते रहते हैं। अगरचे ये काम उनका नहीं है कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा करनी है, जॉब लोगों के लिए जॉब। तो ये जो N25 और दानिश स्कूल्स हैं, ये डिलीवर, ये आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए, ताकि उनका थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो? और उसके लिए आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे क्या निगरानी नहीं की जाती इन प्रोजेक्ट्स की, या वहाँ पे गवर्नेंस के मामला इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब मुश्किलात वहाँ पे पेश आ रही हैं?
देखिए हम ना बलूचिस्तान के बारे में एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है एब्जेक्ट पॉवर्टी, वो जो इंतहा की पॉवर्टी है ना वहाँ पे देखने को मिलती है। अभी देखें यही वजह है कि अब बहुत सारे लोग जो है ना हम देखते हैं कि चाहे अब तो यूनिवर्सिटी से लोग निकल के आके ख़वातीन उनको भी ल्योर किया जाता है कि दहशतगर्दी में आ जाएं। अभी आपने देखा जिस तरीके से पिछले दिनों बलूचिस्तान के वाक़यात हुए और आपने देखा जाफ़र एक्सप्रेस पे जो हमले हुए, कौन लोग थे, पकड़े गए, और अल्टीमेटली यही बात पता चलती है कि जी लोगों के पास खाने को नहीं है, पैसा नहीं है। दूसरी तरफ से बाहर का इतना ज़्यादा पैसा है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, और कहा जाता है कि कुछ 12 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज बाहर की दुनिया की वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। इवन सऊदी अरब UAE के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। उसकी वजह है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो बलूचिस्तान हमारा है। भी देखें सेंट्रल एशिया जाने के लिए, उसके बाद मिडिल ईस्ट की जो राहें खुलनी है, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो यहाँ पे वसाइल हैं, एक तो ये है कि यही झगड़े रहते हैं जी हुकूमत के दरमियान, सूबे के दरमियान, कि जी हमें क्या मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा। और नतीजतन हम देखते हैं कि जो ऑयल कंपनियाँ भी आती हैं, जितना वो काम करना चाहती नहीं कर पाती। अभी आप देखते हैं एक अरसे से चल रहा है रिकोटेक वाला मामला, वो अब चलें काम तो शुरू हो गया, अब अमेरिकन आ गए हैं, सऊदीज़ भी इन्हें भी 20% शेयर लेने की बात की हुई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है आमना कि अगर तवातर के साथ प्राइम मिनिस्टर जाते रहें और बैक टू बैक मीटिंग करें और पूछें कि भाई हाँ जो बजट के मामले में जो आप ऐलान किया जाता है कि बलूचिस्तान का इतना हिस्सा, अगर तो 200% हम देख रहे हैं कि 10 साल के मुकाबले में अब ज़्यादा बजट उनको दिया जाता है, खर्च किधर होता है। तो मेरा ख्याल है एक तो बड़ी स्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं निगरानी करने की ज़रूरत है कि जो बलूचिस्तान को जो पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट फ़ंड की मद में वो कितना इस्तेमाल होता है। दूसरा हमने जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं है, स्कूलों को जिस तरह इजरा होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बनना चाहिए, नेगलेक्ट की इंतहा है वहाँ पे। ठीक है हुकूमत कोशिश भी करती है, लेकिन मेरा ख्याल है इनके पॉलिटिकल प्रेशर इतने ज़्यादा होते हैं किस हुकूमत को बिठाना है किसको नहीं बिठाना। अभी देखें एक ज़माना था, आपको याद होगा कि 64 मेंबर थे, MPA थे, 64 के 64 जो है ना एक आदमी के अलावा जो सारे के सारे जो लोग हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो अभी सवाल तो यही है कि जी मुशर्रफ के ज़माने में सड़कें बहुत बनी थी, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई थी, लेकिन बाद में हमने देखा पॉलिटिकल लोगों के मसाइल कुछ और होते हैं, इनकी आमना तरजीहात कुछ और होती है कि अपने ओपोनेंट्स को कैसे फिक्स करना है, अपनी हुकूमत 5 साल रखने के लिए हमें क्या करना है। अगर ये ना किया जाए और सोचा जाए कि जी हुकूमत रहे ना रहे, हमें जो हम नारा लगाते हैं कि अवाम के खादम बन के रहना है, लोगों की खिदमत करनी है, तो मेरा ख्याल है अगर उसमें 20-25% भी अगर कोई सिंसेरिटी हो तो मेरा ख्याल है लोगों की तकदीर बदल सकती है। और ख़ास तौर पर आमना बलूचिस्तान के हवाले से जो खबरें आती हैं बड़ी परेशान कुन है। जिस तरह सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए तालीम के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, जॉब क्रिएशन के हवाले से, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट जिसको इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में लोग इस्तेमाल होते हैं, और फिर आपका BLA और फिर मजीद ब्रिगेड, जो सूबों के दरमियान में एक वो जो हम सुबायत देख रहे हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रही है कि यहाँ से जो भी पंजाबी वहाँ का ट्रैवल करते हैं किस तरीके से वहाँ पे हम देखते हैं कि हीनस क्राइम्स या उनको मार दिया जाता है। ये सारे मामला भी हमारे सामने हैं, तो इसको भी एड्रेस करने की बेहद ज़रूरत है। जी हमने देखे ना, अब इसी के लिए तो ये बड़ा ज़रूरी है ना, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी बातें की हैं। मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें सवालात जवाबात हुए कि जी ठीक है रेगुलरली मैं आऊँगा, पता करूँगा और जो फंड दिए जाते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और आपके प्रोजेक्ट डिले क्यों होते हैं, किस वजह से डिले होते हैं, और साल के आखिर में बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि जितना पैसा दिया जाता है वो खर्च भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें देखने वाली बातें। और फिर डिपार्टमेंटल जो जिसको कहते हैं इनएफिशिएंसीज़ हैं, वीकनेसेस हैं, करप्शन है, और एक एटीट्यूड है काम नहीं करना, काम करना है तो पैसे लेने हैं। ये आम तौर पे हमने देखा सब जगहों पे पाकिस्तान में, हमारे अदारों में FPRO और जितने आप देखते हैं गवर्नमेंट के CDA, यहाँ तो कहा जाता है कि पैसा दिए बगैर किसी का कहते हैं बाप भी आ जाए, उसका बेटा नौकरी कर रहा हो वहाँ पे, तो कहता है बाप को पहले पैसे दे फिर मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो ये इस तरह का मायूसी वाली बातें, मायूसी गुनाह है, लेकिन इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एक अमली इक़दाम किए जाएं। जब इस तरह के ऐलानात होते हैं तो फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी मामला ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर तजिया दिया है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट पावर सेक्टर। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के तवानाई शोबे में बिजली की दुरुस्त और काबिले एतमाद कीमत के तयन पर जोर दिया है। बैंक के मुताबिक शमसी तवानाई के तेज़ी से फैलाव और बढ़ते गर्दिशी कर्ज ने निज़ाम को दबाव में डाल दिया है। ये मामला वर्ल्ड बैंक ने और वज़ीर तवानाई की मुलाकात में ज़ेर बहस आया, जहां तवानाई इस्लाहात और जारी मंसूबों का जायज़ा लिया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत ने बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी और मुसाबकती निज़ाम लाने के अज़्म का इजहार किया है। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरस में तवानाई की खपत तकरीबन 50% कम हो गई है, क्योंकि तवानाई की तलब कीमतों से ज़्यादा आमदनी के उतार चढ़ाव से मुतासर होती है।
और दरामदी कोयले की जगह मकामी कोयले का इस्तेमाल 2050 तक दरामदी बिल में तकरीबन $8 बिलियन तक कमी में मदद दे सकता है। अब जो सेशन है, इन्हें इस्लाहात से तवानाई का निज़ाम बेहतर होगा या आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा, इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये कहिएगा, वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट डेटा और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के साथ रिलायबल मार्जिनल प्राइसेस के हवाले से जो वर्ल्ड बैंक जोर दे रहा है, इन इस्लाहात से आप समझते हैं कि जो सब्सिडीज़ हैं, टैरिफ्स हैं और ओवरऑल क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? जी बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हो रही है कि वर्ल्ड बैंक ने इस दफ़ा ये मार्जिनल प्राइसेस और सर्कुलर डेट का और टैरिफ पे ख़ास करके जो कंसर्न का इजहार किया है, ये एक खुशी का काम है। इस तरह से है कि आज तक हमारा जो एनर्जी सेक्टर जितना भी डिस्टार्ट हुआ है या जितना मैस क्रिएट इसके अंदर हुआ है, इसकी डिमांड एनर्जी की जो कम हुई है वो टैरिफ की ही वजह से हुई है और टैरिफ इतना ज़्यादा कर दिया गया है और उसमें भी इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड बैंक की एडवाइजरी इन्वॉल्व रही है। अच्छा, मैं सारे का सारा वर्ल्ड बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें 90% हमारी और 10% वर्ल्ड बैंक की है। अच्छा। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्योंकि एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है, उनको ये इस तरह के रिफॉर्म्स पे बड़ा अच्छी दस्तरस हासिल है, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी है। खैर एनीवे, कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। मार्जिनल प्राइसेस की बिल्कुल वर्ल्ड बैंक ने सही बात की और ये मार्जिनल प्राइसेस का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है जी। और इंटरेस्टिंगली मैं इस पे पिछले जब से भी बोल्ड टीवी के साथ मुझे जब भी लिया गया, जब भी मौका मिला है, मैंने मार्जिनल प्राइसेस की बात की है। मार्जिनल प्राइसेस है क्या, वो ये आपके सुनने वालों के लिए कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस हो रही है, उनकी अगर डिलीवर्ड कास्ट अगर से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 100 रुपया है और एडिशनल यूनिट बनाने की कास्ट अगर 20 रुपये है, तो वो जो एडिशनल यूनिट है उसको बेचना भी 20 रुपये पे ही बेच दें आप, इसलिए कि सारी ओवरहेड तो ऑलरेडी रिकवर हो रहे हैं इनिशियल यूनिट पे। तो मार्जिनल प्राइसेस का ये कंसेप्ट है कि जो भी आपकी मार्जिनल कास्ट है उसके इक्वलेंट आप कंज्यूमर से चार्ज कर लें। इसके बहुत फ़ायदे हैं। बड़े वाइड लेवल पे इकोनॉमिक डेवलप, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी इस पे। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को मार्जिनल प्राइसिंग पे होगी तो आप ये समझिए कि इंडस्ट्री हमारी रिवाइव हो सकती है, हमारा कमर्शियल सेक्टर रिवाइव हो सकता है, इवन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो थोड़ा रिलीफ फील करेंगे और कंजम्पशन बढ़ाएंगे। लेकिन जो मार्जिनल प्राइसेस के साथ इन्होंने मशरूत कर दिए, कंडीशन की है वर्ल्ड बैंक ने, और वो ये कहा गया कि एक तो आपका ट्रांसपेरेंट डेटा हो, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो। ये गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर ये कर पाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ही जो शराइत हैं वो पूरी हो पाएंगी, उसका फ़ायदा तभी पहुँचेगा। जी, ये भी आपका बिल्कुल सही और वर्ल्ड बैंक का भी सही ऑब्जर्वेशन है। बात यह है कि हमारा जो पूरा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो इस वक्त कोलैप्स, मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दोज हु एक्चुअली मैटर्स, कोलैप्स भी हमारी डेलिब्रेट मिस रिपोर्टिंग और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से है। और ये डाटा की करेक्टनेस और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपने मुल्क को सीधा करना है, इसकी इकानमी को सीधा करना है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही फ्रॉम एंड टू एंड हमारा जो है ना वो डाटा की कलेक्शन है, और वो भी डाटा की ऑटोमेटिक कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल हम AI की बात कर रहे हैं और मैं रिपीटेडली गवर्नेंस 5 की बात कर रहा हूँ, और गवर्नेंस 5 जो डॉक्ट्रिन है वो यही है कि एंड टू एंड जनरेशन से लेके डिलीवरी तक, कंजम्पशन तक जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसकी इंफॉर्मेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन वो कलेक्ट की जाए, और उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन पे जो ऑटोमेटिकली AI टूल्स के थ्रू कलेक्ट हो, वो इंफॉर्मेशन यूज हो हमारे प्लानिंग के लिए। और बिल्कुल वर्ल्ड बैंक भी इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, और मैं बड़ा स्ट्रांगली दो चीज़ें आरिफ साहब, एक तो हम देख रहे हैं सोलर एक्सपेंशन के हवाले से जो बात की गई है, आप समझते हैं कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल या टेक्निकल इस वक्त रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि कर्टेलमेंट को हम अवॉइड कर सकें, और जो सर्कुलर डेट का एक बहुत बड़ा मामला है ये इसको भी कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके? देखें, सोलर लगा क्यों है, हर चीज़ जो कंज्यूमर्स हैं, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, उनको अपनी कास्ट जो है ना कोई चीज़ एक्वायर करने के लिए उसकी कास्ट की कंसिडरेशन होती है। फॉर एग्जांपल सोलर की यूनिट कास्ट अगर कंज्यूमर को कम पड़ती है तो नो मैटर व्हाट पॉलिसी गवर्नमेंट ब्रिंग्स,
ये जैसे अभी रिसेंटली के जी सोलर की जो एक्सपोर्टेड यूनिट की प्राइस कम कर दें, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल. व्हाट विल एक्चुअली वर्क इज जो टैरिफ है ओवरऑल सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ, जो ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत जो नेशनल पूल का टैरिफ है, वो टैरिफ जब तक एक कम्पिटिटिव नहीं आता, जो ट्रेंड है एडिशनल सोलर एनर्जी का, वो ट्रेंड इतना अरेस्ट नहीं हो सकेगा. बात असल में ये है, देखिए बड़ी सिंपल बेसिक इकोनॉमिक फार्मूला है कि जी आपकी डिमांड या कंजम्पशन बढ़ती है प्राइस के कम होने से जी. अगर आपकी प्राइस ही कम नहीं होती तो आप यू विल बेसिकली पॉलिसी आप डंडे से तो करवा लें, एक दिन करा लें, दूसरे दिन करा लें, लेकिन छुप छुपा के कंज्यूमर जो आपकी आंखों से ओझल हैं वो करते रहेंगे, सोलर लगाते रहेंगे. सो इसको बहुत ट्रांसपेरेंटली आपने मार्केट फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल करना है. ओनली देन यू विल बी एबल टू रिस्टोर योर इकोनॉमी. और जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है और जो हम देख रहे हैं, इस हवाले से गवर्नमेंट चाहती है कि इसके थ्रू हम लेकर आएँ यहाँ पे सरमायाकारी. इस वक्त आपको क्या इसकी प्राइवेटाइजेशन में रुकावटें नज़र आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और प्राइवेटाइजेशन से बेसिकली क्या अचीव कर पाएंगे, टारगेट क्या है? हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या प्राइवेटाइजेशन इज द सोल्यूशन ऑफ करंट मैथ्स? नो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस इज नॉट सोल्यूशन. अभी हमने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन देख ली है. पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, चलो मैं भी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइवेटाइजेशन या डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से डिफरेंट होगी. मैं इसी की आपको की एग्जांपल दे रहा हूँ. आपको आपने प्राइवेटाइज किया अर्ली से 90s के अंदर, तो क्या हुआ? सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने प्राइवेटाइज कर लिया, उसमें प्राइवेट इन्फ्लुएंस आ गया और प्राइवेट शेयर होल्डर ने इतना इन्फ्लुएंस किया कि आपको जो सब्सिक्वेंट पॉलिसी की उसकी टर्म भी आपको उनको देनी पड़ी, और उस टर्म की वजह से कैपेसिटी चार्जेस और गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न एंड एस्केलेटेड कैपिटल कॉस्ट के बेसिस पे आपको देनी पड़े, और जिसकी वजह से सारा आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो जो है ना वो फेल हो गया इन अ वे. सो प्राइवेटाइजेशन जब आप डिस्कोस की करते हैं और वो प्राइवेट पार्टीज को करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास जो ये एंटिटीज रहती हैं तो गवर्नमेंट को फिर भी थोड़ा बहुत अपने कंज्यूमर्स का एहसास होता है, लेकिन जब प्राइवेट हाथों चली जाती है तो उस वक्त कंज्यूमर का कोई एहसास नहीं रहता. जबकि इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि ये एक फंडामेंटल राइट एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंज्यूमर और एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कि उनको ये सर्विस मुहैया की जाए एंड एट लीस्ट कास्ट. अब वो लीस्ट कास्ट का खत्म हो जाएगा. आप प्राइवेटाइज करते हैं, आप क्या करेंगे? आपने सिर्फ ये करना है कि एक कंपनी का जैसे पीआईए का 100 बिलियन रुपया आपने उठा के कहा है जी अच्छा जी वो गवर्नमेंट जो है वो खुद लगाएंगे, और वो लगा के गवर्नमेंट को सिर्फ 10 बिलियन रुपया डालेंगे. 10 बिलियन, अच्छा उस पर क्या होगा? वो जो पैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक एंटिटी को रिहेबिलिटेट करने के लिए इंजेक्ट करने एट द टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वो पैसे दोबारा किसी न किसी तरीके से कंज्यूमर से रिकवर कर लेंगे. कंज्यूमर ही टैक्स पेयर है, टैक्स का पैसा अगर उधर चला जाएगा फिर भी कंज्यूमर दे रहा है. सो ये नहीं है. सोल्यूशन ये है कि आप अपनी एफिशिएंसी, आपकी गवर्नेंस बेहतर करें, आपकी मैनेजमेंट बेहतर करें. आप वो जो एक जो लेटेस्ट गवर्नेंस का कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट गवर्नेंस 5, ये एक डॉक्ट्राइन है पूरा. उसमें आपका डाटा कलेक्शन से लेके एंड टू एंड डिसीजन मेकिंग तक एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होता है, अगर उसको ऑनेस्टली यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए या ट्रांसफॉर्म किया जाए. राइट, थैंक यू सो मच मोहम्मद आरिफ साहब आपके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए. प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि हम देखते हैं कि हर कोई महंगाई से परेशान दिखाई देता है. जिस आमदनी से कभी पूरे ख़ानदान चलते थे, अब उसमें गुजारा करना मुश्किल हो गया है. मगर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानियों के दिल अब भी खुले हैं. पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलंथ्रॉपी की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान सखावत में दुनिया के 101 ममालिक में से 17वें नंबर पर आता है, 17th नंबर पर. साल 2024 में तकरीबन 73% पाकिस्तानियों ने किसी न किसी सूरत में अतिया दिया, जो आलमी औसत से कहीं ज़्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक माली मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी अपनी आमदन का औसतन 1.64% खैरात में देते हैं. ताहम 42% अफराद ने एतराफ़ किया है कि महंगाई के बायस वो अतिया नहीं दे सके. पाकिस्तान में खैरात की सबसे बड़ी वजह मजहबी फरीज़ा, हमदर्दी और इंसानी खिदमत का जज्बा है. पाकिस्तानियों की अक्सरियत बराह रास्त ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना पसंद करती है, जो इस चीज़ की अक्कासी है कि मुआशरती रिश्ते अब भी बहुत मजबूत हैं.
दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तानी साल में बार बार चैरिटी करते हैं, ख़ास तौर पर मजहबी मौक़े पर। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर फलाही इदारों पर एतमाद मज़ीद बढ़े तो चैरिटी में इजाफा हो सकता है। ये तमाम आदाद शुमार इस बात की गवाही हैं कि मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी मुआशरा बड़े दिल का मालिक है और शायद यही जज्बा पाकिस्तान का असल सरमाया और रोशन पहचान है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।